हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, और आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे और लगना भी चाहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी डेट आपका निर्धारित है, आपका एग्ज़ाम होना है। मेहनत कीजिए, सभी स्टूडेंट तैयारी में लगे रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए। ठीक है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है आप सबकी, जो एक चैप्टर है स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, मतलब स्टोर खरीद प्रक्रिया, ये आपका चैप्टर है और इससे भी आपके क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपने देखा था ऑडिटर वाले एग्जाम में भी आए थे। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आपके आ सकते हैं, इस टॉपिक से आ सकते हैं। अगर हम स्टोर परचेज को अगर देखें तो स्टोर परचेज एक तरीके से GFR आपका हो गया और स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स आपका हो गया, मतलब स्टोर खरीद प्रक्रिया। इसमें अगर हम पूरी तौर से देखें तो कोई ऐसा मतलब सिलेबस जारी करते समय नहीं बताया गया है कितने टॉपिक्स आपके आएंगे, क्योंकि अगर आप इसका ऑफिशियल PDF वगैरह अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, चाहे GFR का चाहे इसका, ठीक है, आपको बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने की है। और अब जितने दिन एग्जाम के बचे हैं, लगातार मैं आपको GFR और स्टोर परचेज की क्लास कवर करा दूंगा। लगभग आपको मैं 150 प्लस क्वेश्चन मैं आप सबको कवर करा दूंगा, स्टोर परचेज हो या आपका GFR हो। तो इंपॉर्टेंट क्लास मैं आप सभी के लिए ला ही रहा हूँ। और लगातार देखिए, अभी GST सेक्शन की क्लास मैंने कवर कराया, इनकम टैक्स का भी सेक्शन हुआ है लेकिन अभी उसको ब्रेक कर दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग इसका कवर करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्लास है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आज की जो क्लास है वो स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स, ये बेसिक लेवल से, मतलब एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, स्टोर खरीद प्रक्रिया है क्या और उससे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। मतलब चैप्टर फर्स्ट की क्लास है ये आपका। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। अब जितने दिन आपके बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट, इनको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट हमारी तरफ से पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। ये मॉक टेस्ट जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मॉक टेस्ट तुरंत ज्वाइन कर लीजिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके। देन आप मॉक टेस्ट पूरा लगाइए, 40 पेपर है, पूरा फुल पेपर है, अच्छे से पूरा कवर कीजिए, एक एक क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। और प्लस एक ई बुक जारी किया गया है 8100 क्वेश्चन का, इस टेस्ट सीरीज़ के साथ दिया जा रहा है, इसको भी आप अच्छे से पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट वाइज क्वेश्चन इसमें नहीं है, मिक्सिंग क्वेश्चन नहीं है, सभी सिलेबस, मतलब एक एक चैप्टर पर विशेष फोकस करके क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एक एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में है उससे आप कवर कर सकें, तो उस हिसाब से ये मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यह सेट्स है। ठीक है, इसे ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। देन वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच और टेस्ट सीरीज से और ज्वाइन हो सकते हैं। बैचेस भी वगैरह चल रहा है, अगर आपको थियरी वगैरह पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, MCQs करना है, लास्ट टाइम में पूरा रिवाइज करना है थियरी, तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स ये होता क्या है तो देखिए, स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स नाम से ही क्लियर है। ठीक है, परचेज मतलब खरीदना, प्रोसीड्यूर्स मतलब प्रक्रिया, स्टोर मतलब कोई कंपनी या कोई संस्था अपने माल को खरीदती है और खरीदने के लिए किस किस प्रोसेस को फॉलो करती है। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग अपने घर का अगर बजट बना, मतलब घर के मार्केट जाते हैं घर का राशन पानी लेने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बजट बनाते हैं। ठीक है, बजट हमने बना लिया, बजट नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कितनी क्वांटिटी में हमें ज़रूरत है किन किन चीज़ों की, ठीक है, क्या क्या घट गया है घर में, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। फिर उसको जब हम काउंट कर लेते हैं, अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, फिर हम बजट बनाते हैं। बजट के बनाने के बाद कि हाँ भैया इतना बजट है, इतने रुपए का सामान हमें लाना है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं मार्केट में, किसके यहाँ से हमें सबसे सस्ता सामान मिलेगा, सबसे अच्छी क्वांटिटी का सामान मिलेगा। ठीक है, ये हम चेक करते हैं। फिर उसको हम ऑर्डर देते हैं कि भैया इतना सामान मुझे चाहिए, आप इस रेट में दे रहे हैं, हमें आपका रेट अच्छा लगा और आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो हम उसको ऑर्डर दे देते हैं। फिर उससे हम कहते हैं कि आप कब तक सप्लाई कर दोगे, तो वो सप्लाई बता देता है, फला तारीख में मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, माल आ जाता है, माल का निरीक्षण होता है, मतलब जो भी घर का सामान राशन पानी आ गया उसको मैंने चेक कर लिया, देख लिया, निरीक्षण कर लिया। फिर उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस होता है, मैंने पेमेंट कर दिया। तो ये सभी प्रोसेस जो आपके डेली बेसिस पे आप जो आपके लाइफ में होता है, ठीक है, वही सारी चीज़ें एक कंपनी और संस्था भी फॉलो करती है, लेकिन इनका थोड़ा सा बस अलग रहता है। इनको टेंडर वगैरह निकालना पड़ता है माल खरीदने के लिए, ठीक है, सप्लायर से, मतलब विक्रेता से। मतलब अगर हम सीधे तौर पे बात कर ले तो स्टोर परचेज प्रोसेस का मतलब होता है जिसके जरिए कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है, वो अपने स्टोर के लिए, अपने गोदाम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, ज़रूरी सामानों को वो खरीदती है। उसे ही हम बोलते हैं क्या, स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स, स्टोर खरीद प्रक्रिया। इसमें कुछ मतलब स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जैसे और भी अगर हम डिटेल में बात कर ले, किसी दुकान में खरीदारी की जो प्रक्रिया होती है माल खरीदने की, ठीक है, मतलब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन स्टोर, उसमें सामान हम सेवाओं की खरीद के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जैसा अभी मैंने बताया ना, आप अपने घर के अकॉर्डिंग जैसे आप राशन पानी खरीदते हैं, वैसे कौन कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सभी संस्था या कंपनियों को अपनी ज़रूरतों का पता लगाना पड़ता है, आइडेंटिफाइंग नीड्स, उन्हें कितनी क्वांटिटी में माल की ज़रूरत है।
समझ में आया? और किन सेवाओं की ज़रूरत है, किन माल सेवाओं की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पहले वो अपना एनालिसिस करती है ज़रूरतों का। सबसे पहले यह जाना जाता है कि स्टोर को किस सामान और सेवाओं की ज़रूरत है। फिर कंपनी ये चेक कर लेती है, फिर वो डिसीजन लेती है, ठीक है? वह निर्णय लेती है, आमतौर पर स्टोर के उपयोगकर्ता, विभाग या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा इसका डिसीजन लिया जाता है, ठीक है? मतलब जो कंपनी का जो मेन आदमी रहता है, ठीक है, उसके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। फिर आपूर्तिकर्ताओं की खोज करना, मतलब एक अच्छा से अच्छा सप्लायर खोज करना कि जो अच्छी क्वांटिटी का माल दे और मतलब अच्छी सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करें और कम कीमत पे करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सप्लायर की खोज करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं मतलब सेलर्स या सप्लायर्स की खोज की जाती है, जो आवश्यक सामान और सेवाएं हमें क्या कर सके, प्रदान कर सके। और कई आपूर्तिकर्ताओं से मतलब सप्लायर से हम संपर्क करते हैं, मतलब कंपनियां संपर्क करती है। सबसे पहले ज़रूरतों का पता लगाया जाता है, दूसरा सप्लायर की खोज की जाती है, ठीक है? या फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप है कीमतों का विश्लेषण करना, एनालाइज प्राइस। अब तीनों सप्लायर मान लेते हैं, ए सप्लायर है, बी सप्लायर है और सी सप्लायर है। ये मुझे क्या कर रहा है, 10 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से माल सप्लाई कर रहा है, ये 15 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से, ये 20 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन अच्छी क्वालिटी का हमें सामान दे रहा है और कम रुपए में दे रहा है, मतलब प्राइस भी उसके काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं प्राइस को लेकर, ठीक है? और जिस भी सप्लायर का माल हमें अच्छा लगेगा, कीमतें अच्छी लगेंगी, उसको हम ऑर्डर देंगे। समझ में आया? तो फिर एनालाइज प्राइसेज, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है, जब भाई हमें ए का माल समझ में आ गया, ये 10 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से दे रहा है, अच्छी क्वालिटी का, तो हम इसी को ही ऑर्डर देंगे। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम परचेज रिक्विजेशन, ठीक है, प्रिपेयरिंग परचेज रिक्विजेशन, मतलब हम जितना माल हमें चाहिए, जितनी सेवाएं हमें चाहिए, ठीक है, उसका लेखा जोखा हम तैयार करते हैं एक तरीके से, ठीक है? सीरियल नंबर में हम तैयार करते हैं कितनी क्वांटिटी का हमें माल चाहिए, मतलब जिसमें सामान और सेवाओं की विशिष्टता और मात्रा का विवरण होता है। तो वो परचेज रिक्विजेशन पेपर एक तरीके से होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वो हम तैयार करते हैं। फिर जब ये तैयार हो जाता है, फिर एक बार इसको हम चेक करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, भाई जितना भी हमने अपना 1 लाख का अगर हमें माल चाहिए तो 1 लाख का माल कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, और किस रेट में आपको चाहिए, ये पूरी तरीके से आपने मेंशन कर लिया। फिर उसको एक बार हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम ऑर्डर देते हैं, सप्लायर जिस भी सप्लायर से चाहिए, जैसे मुझे ए सप्लायर का माल और रेट इसका समझ में आ गया है, इसको हम ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है? इसके बाद परचेज ऑर्डर हम तैयार करते हैं और ये जो दस्तावेज होता है ये हम विक्रेता के पास भेज देते हैं, मतलब सेलर के पास या सप्लायर के पास हम भेज देते हैं। जिसमें क्या होता है, परचेज ऑर्डर होता क्या है, परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आपको कितना माल चाहिए, कितने रुपए का माल आपको चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये मेंशन करके आप सेलर को भेज देते हैं, ठीक है? जिसमें आवश्यक सामान और सेवाओं की जानकारी, कीमत और शर्तें आपकी होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपने भेज दिया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे टेंडर वगैरह के थ्रू भी होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? एक तो ये सिंपल प्रोसेस है, और टेंडर वगैरह के अगर थ्रू होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता करना पड़ता है, भाई ज़्यादा क्वांटिटी का माल मंगा रहे हैं तो आपको समझौता करना पड़ सकता है, ठीक है? लीगल डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से रिटन फॉर्म में आपको समझौता करना पड़ेगा। तो यदि आवश्यक हो तो विक्रेता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जितना आपको माल चाहिए, मतलब खरीद की शर्तें। पेमेंट आप कब करेंगे, जब माल आपके पास डिलीवर हो जाएगा तब आप पेमेंट करेंगे। डिलीवरी का समय कब तक होगा, कब तक आपको माल मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्लियर करते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। फिर जब माल आपके पास आपके गोदाम में आ गया, आपके यहाँ सप्लायर ने सप्लाई करा दिया, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसकी निगरानी करेंगे, ठीक है? मॉनिटरिंग करेंगे, रिव्यू ऑर्डर। और आप ये सुनिश्चित किया जाएगा इसके थ्रू कि माल एवं सेवाएं समय पर और सही तरीके से पहुंचाई गई हैं, सभी क्वांटिटी का सामान जितना हमने ऑर्डर दिया था सब आ गया है। जब इतना पूरा हो जाएगा फिर हम मेक पेमेंट, फिर हम पेमेंट करते हैं, ठीक है? संस्था क्या करती है, पेमेंट करती है। जब सामान एवं सेवाएं प्राप्त हो जाने के बाद भुगतान किया जाता है, और भुगतान की शर्तों का भुगतान के लिए तय शर्तों में पेमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जब पेमेंट हो गया तो सारे रिकॉर्ड और मतलब दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड को रखा जाता है, ताकि भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ने पे इसे संभाल के रखा जा सके, दिखाया जा सके, ठीक है? तो सभी दस्तावेज और लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि भविष्य में किसी भी सवाल का उत्तर आसानी से दिया जा सके और पारदर्शिता बनी रहे। तो ये सारे प्रोसेस है स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स में। सबसे पहले क्या है, स्टोर खरीद प्रक्रिया में जो भी संस्थाएं होती हैं, चाहे सरकारी विभाग हो या कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले वो अपनी ज़रूरतों का पता लगाती हैं। दूसरा, आपूर्तिकर्ताओं, भाई अच्छे सप्लायर की खोज की जाती है जो कम क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी, अच्छे कम रेट में अच्छी क्वालिटी का सामान दे सके। फिर जब सप्लायर मिल गए तो तीनों का रेट लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे टेंडर वाला मैंने नहीं बताया है, टेंडर वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, जनरल फाइनेंशियल रूल्स में वो आपको पढ़ना रहेगा ठीक है? तो टेंडर वाला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जब सप्लायर को हम क्या भेजते हैं, सप्लायर से हम कोटेशन लेते हैं। कोटेशन मतलब क्या, जितना भी माल हमें चाहिए, जितनी भी सेवाएं हमें चाहिए, वो किस रेट में हमें दे रहे हैं, ठीक है?
हम इससे पहले हम एक टेंडर निकालते हैं। टेंडर में हम जब निकालते हैं तो टेंडर में हम बताते हैं, मतलब जो कंपनियां होती हैं, जो संस्था होती है, वो टेंडर के थ्रू बताती हैं कि 1 लाख रुपए का माल चाहिए, ठीक है, 1 लाख रुपए का इतनी इतनी क्वांटिटी में। तो सभी सप्लायर जो होते हैं, सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, तीनों अपना अपना रेट बताते हैं कि मैं 1 लाख रुपए का जो आपको माल चाहिए मैं इतने इतने रुपए में आपको दे दूंगा, ठीक है, 1 लाख से कम में दे दूंगा, कोई कहेगा 1 लाख से थोड़ा कम रहेगा, 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सभी अपना अपना रेट बताते हैं। फिर उस आधार पर हम सप्लायर को क्या करते हैं, सप्लायर का चुनाव करते हैं, विक्रेता को मतलब सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके प्राइसेस का एनालिसिस करके सप्लायर का चुनाव करते हैं। फिर हम यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन, मतलब जो भी माल हमें चाहिए वो सूची वगैरह हम तैयार करके, और हम क्या करते हैं, उसको रिव्यू करके, फिर जो भी माल के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट या बिल मैंने तैयार किया, इतना माल मुझे चाहिए, फिर मैं वो सप्लायर को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। फिर वो क्या कर देता है, फिर वो मुझे माल सप्लाई कराता है, और सप्लाई करने से पहले मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ। सभी संस्थाएं, कंपनियां माल सप्लाई होने से पहले जब भी ऑर्डर दिया गया है तो उसी समय कॉन्टैक्ट भी हो जाता है कि इतने रुपए का माल कब तक आप भिजवा देंगे और कितनी क्वांटिटी का है, ये सारी चीज़ें। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फिर उसके बाद हम जो माल आया है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर पेमेंट होता है आपका। तो यही प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। फिर जितना भी रिकॉर्ड रहता है उसको हम संभाल के रखते हैं आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई पूछा परचेज ऑर्डर क्या है, तो देखिए खरीद प्रक्रिया में एक ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है परचेज ऑर्डर, जिसमें खरीदार जो होता है वो विक्रेता को जरूरी सामान और सेवाओं की कीमत, जितना माल उसे चाहिए, जितनी सर्विसेज उसे चाहिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस रेट में चाहिए, ये और शर्तें जो हैं वो सारी चीज़ें बताता है परचेज ऑर्डर के थ्रू। एक तरीके से ये एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे विक्रेता को भेजा जाता है। ये होता है आपका परचेज ऑर्डर। निविदा प्रक्रिया, टेंडर, जो मैंने बीच में भी आपको टेंडर वाला बताया था ना, टेंडर प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, खरीद प्रक्रिया में क्या होता है, आपूर्तिकर्ता से, मतलब जो सप्लायर है जिससे हम माल खरीद रहा है, ठीक है, बहुत सारे आपको मार्केट में सेलर आपको मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे। तो उनसे सामान और सेवाएं लेने के लिए कई तरीक़ों से हम बातचीत करते हैं। भाई सभी से हम मोल भाव हम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक तरीके से इनमें से एक प्रक्रिया है टेंडर। टेंडर प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सभी सप्लायर से रेट लेते हैं, कौन कितने रुपए में मुझे माल सप्लाई कर सकता है। एक यूनिट की कॉस्ट ए के हिसाब से, बी के हिसाब से, सी के हिसाब से कितनी रहने वाली है। तो उस आधार पे हम चेक करके फिर उचित दर को हम चुनते हैं। तो यही होता है टेंडर प्रोसेस, ठीक है। एक टेंडर होता है क्या, एक टेंडर निकाला जाता है जब हम माल बेचते हैं, और एक टेंडर होता है जब हमें माल खरीदना होता है तब भी हम टेंडर निकालते हैं। जैसे सरकार को अगर कोई माल, मतलब कोई भी गुड्स की अगर ज़रूरत है तो सरकार भी टेंडर निकालती है। और बहुत सारी कंपनियां हैं देश भर में, बड़ी बड़ी कंपनियां, सभी उस टेंडर को पास कराने के लिए लग जाती हैं कि इस टेंडर को पास करा लिया जाए। जिसको पास हो गया भाई वो माल सप्लाई करेगा, वो पैसा कमाएगा। तो टेंडर के थ्रू सभी कंपनियां अपना अपना रेट बताती हैं कि उनके यहाँ पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट क्या रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो छोटा सा टॉपिक था, आइए हम लोग इसका एमसीक्यूज़ वगैरह देखते हैं। और इंट्रोडक्शन आज पहला चैप्टर है ये, तो लगातार मैं इसका क्वेश्चन आप सभी को कवर करा दूंगा जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे। आज इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो हम आज की क्लास में यहाँ पे अब एमसीक्यूज़ वगैरह कवर करेंगे। आई होप अभी तक थियरी पोर्शन जितना मैंने आपको बताया है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब यहाँ पे हम फटाफट, हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, इसको हम पूरा 25 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले खरीद प्रक्रिया के पहले चरण में क्या किया जाता है। पहले चरण में मैंने बताया था ना, जरूरतों का पता लगाया जाता है। आइडेंटिफाई नीड्स, कितने सामान की जरूरत है, कितनी गुड्स की जरूरत है, किस क्वांटिटी में जरूरत है, ये हम चेक करते हैं। तो खरीद प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है, सबसे पहले ये पहचाना जाता है कि स्टोर कंपनी को किस सामान और सेवाओं की जरूरत है। और ये कदम महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अगले कदम को सही दिशा निर्देश में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे खरीद आदेश मतलब परचेज ऑर्डर कहते हैं। तो परचेज ऑर्डर क्या, परचेज ऑर्डर मतलब एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपने सेलर या सप्लायर को भेजते हैं कि भैया इतने इतने सामान की मुझे ज़रूरत है और मुझे आपसे ख़रीदना है, मुझे आप सप्लाई कर दीजिए। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, समझ में आया। तो ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो स्टोर नहीं, ये फर्स्ट वाला एक दस्तावेज जो विक्रेता को भेजा जाता है जिसमें आवश्यक सामान की जानकारी होती है। तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परचेज ऑर्डर मतलब एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे खरीदार क्या करता है, मतलब खरीदने वाला कोई भी कंपनी हो गई, संस्था हो गई, सरकारी विभाग हो गया, वो अपने सप्लायर को भेजता है और उसमें वो सामान, जितना सामान उन्हें चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, उसको वहाँ पे नोट करा देते हैं, ठीक है। परचेज ऑर्डर मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका होता है जो खरीदार को चाहिए। और या विक्रेता मतलब इस ऑर्डर के थ्रू सेलर को एक निर्देश भी दिया जाता है कि वह निश्चित सामान की आपूर्ति करे। समझ में आया। चलिए फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेंडर प्रोसेस का उद्देश्य क्या होता है। निविदा प्रक्रिया एक तो हो गया सिंपल, ठीक है, सभी सप्लायर्स को हम परचेज रिक्विजिशन, ठीक है, मतलब एक तरीके से परचेज ऑर्डर मतलब माल खरीदने के लिए जो हम सूची वगैरह देते हैं, उनसे रेट वगैरह लेते हैं, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म हम जो भेजते हैं। और दूसरा जो हो गया आपका टेंडर के थ्रू, टेंडर हम निकाल कर जो सभी सप्लायर से रेट लेते हैं।
तो इसका मतलब क्या होता है टेंडर प्रोसेस का मतलब? टेंडर प्रोसेस का मतलब विभिन्न आपूर्तिकर्ता है, जैसे बहुत सारे आपको मार्केट में सप्लायर मिलेंगे, तो सभी आपूर्तिकर्ताओं से हम रेट लेते हैं, कीमतें लेते हैं, कितने रुपए में माल मुझे ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे अच्छे प्रस्ताव का चयन करने के लिए हम टेंडर निकालते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, टेंडर निकाल कर। तो टेंडर प्रोसेस जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से कीमतों और प्रस्तावों को प्राप्त करना, फिर उनमें से सबसे अच्छे और उपयुक्त प्रस्ताव का चयन करना। ठीक है, इस प्रक्रिया से सही कीमत, गुणवत्ता और शर्तों पर सबसे अच्छा सौदा सुनिश्चित किया जा सकता है। टेंडर के थ्रू हमें पता चलता है कि ए जो है वो 100 रुपया पर क्वांटिटी के हिसाब से माल दे रहा है, अच्छी क्वालिटी है इसकी। बी जो है ये 90 रुपये के हिसाब से दे रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है। सी जो है ये मुझे 150 रुपये के पर हिसाब से दे रहा है, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है। तो हमें सस्ता तो यही पड़ रहा है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, तो हम इसका चुनाव कर लेते हैं। तो वही है टेंडर प्रोसेस आपका, सिंपल सा है। चलिए, खरीद प्रक्रिया मतलब परचेज प्रोसीड्यूर्स में परचेज रिक्विजेशन का मतलब क्या होता है? तो परचेज रिक्विजेशन मैंने बताया ना, एक तो टेंडर वाला हो गया, टेंडर के थ्रू हम सप्लायर से रेट लेते हैं। एक डायरेक्ट हम परचेज रिक्विजेशन, एक फॉर्म होता है, वो हम सभी सप्लायर मतलब ए सप्लायर, बी सप्लायर, सी सप्लायर को भेज देते हैं कि भैया इस फॉर्म के थ्रू मतलब 100 यूनिट की कॉस्ट आपके यहाँ क्या रह सकती है। तो खरीदारी की आवश्यकता का यह दस्तावेज होता है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए परचेज रिक्विजेशन एक दस्तावेज होता है जो किसी विभाग द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें खरीदारी की आवश्यकता और उससे जुड़ी आवश्यक वस्तुओं का विवरण होता है। और यह दस्तावेज विभाग को खरीदारी के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए मदद करता है। परचेज रिक्विजेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट आउटिंग द नीड फॉर ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी आपूर्तिकर्ता से कीमतें प्राप्त होती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो जब सप्लायर परचेज रिक्विजेशन फॉर्म के थ्रू हमने तो भेज दिया, अब जब हमें रेट पता चलेगा सभी सप्लायर से, तो वो मुझे कोटेशन के थ्रू पता चलता है, कोटेशन के थ्रू। ठीक है, जो तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर ऑफ बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब आपूर्तिकर्ता से जो कीमतें हमें प्राप्त होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोटेशन बोलते हैं। और इसमें आपूर्तिकर्ता क्या होता है, सप्लायर अपने उत्पाद और सेवाओं की कीमतें और शर्तें हमें बताता है कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या रह सकती है, कितने रुपए में मुझे माल ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, शर्तें भी वो बता देता है, कंडीशन वगैरह। तो ये आपका हो गया कोटेशन के थ्रू। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीद प्रक्रिया में सप्लाई ऑर्डर का क्या उद्देश्य होता है? मतलब परचेज प्रोसीड्यूर्स में सप्लाई ऑर्डर का मतलब होता है कि जो मतलब क्रेता है, बायर है, वो सेलर को या सप्लायर को, ठीक है, ये आदेश देता है कि आप माल, इतनी क्वांटिटी का माल इतनी तारीख तक आप हमें सेंड करा दीजिए, मतलब सप्लाई करा दीजिए। मतलब माल की डिलीवरी सुनिश्चित करना कि मुझे 1 तारीख से पहले ही माल मेरे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो माल की डिलीवरी सुनिश्चित करना, ये होता है सप्लाई ऑर्डर का उद्देश्य आपका होता है। तो यहाँ ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सप्लाई ऑर्डर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विक्रेता द्वारा दी गई तारीख और शर्तों पर माल की डिलीवरी हो। और यह आदेश जो होता है विक्रेता को माल की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सप्लायर माल हमें सप्लाई करा दे। चलिए, परचेज ऑर्डर तैयार करने से पहले कौन सा कदम उठाया जाता है? परचेज ऑर्डर मतलब माल खरीदने के लिए जो हम आदेश देते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उससे पहले हमें कौन सा कदम उठाना पड़ता है? तो ऑब्टेनिंग रेट्स फ्रॉम सप्लायर, आपूर्तिकर्ताओं से दरें प्राप्त करना, सही है। स्टॉक की जांच करना, भाई माल पहुंच जाएगा तभी तो हम जांच करेंगे, तब उससे पहले कहाँ जांच करेंगे? अभी माल हमने मंगाया नहीं तो हम कैसे जांच कर लेंगे? जब माल हमारे यहाँ पहुंच जाएगा गोदाम में तब हम जांच करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। खरीद अनुरोध मतलब परचेज रिक्विजेशन तैयार करना। परचेज रिक्विजेशन मतलब इतने माल की हमें ज़रूरत है, वो हम सारी चीज़ें तैयार करेंगे, तो ये भी सही है। खरीद आदेश भेजना, भाई परचेज ऑर्डर का ही मतलब होता है खरीद आदेश, मतलब इतना मुझे माल चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी आंसर है, परचेज रिक्विजेशन तैयार करना। ठीक है, परचेज रिक्विजेशन मतलब माल खरीदने से पहले, और परचेज रिक्विजेशन फॉर्म हम तैयार करते हैं। इसके थ्रू ये एक ऐसा दस्तावेज होता है, पहले ये जानिए ये होता क्या है। तो परचेज ऑर्डर तैयार करने से पहले हम परचेज रिक्विजेशन फॉर्म हम तैयार करते हैं। एक तरीके से ये फॉर्म होता है या एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, एक दस्तावेज होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि किस सामान की हमें आवश्यकता है और किस विभाग को ये चाहिए। विभाग ए को चाहिए, विभाग बी को चाहिए। ठीक है, इसके आधार पर विक्रेताओं से हम रेट प्राप्त करते हैं, दरें प्राप्त करते हैं। मतलब वो कितने रेट लेते हैं, कितने रुपए में, मतलब पर क्वांटिटी के हिसाब से वो मुझे कितने में दे सकते हैं। ठीक है, सप्लायर से फिर हम खरीद आदेश देते हैं, मतलब परचेज ऑर्डर हम देते हैं। ठीक है, तो यही आपका है। तो इस हिसाब से तो आपका सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परचेज रिक्विजेशन के थ्रू ही तो हम सप्लायर से रेट लेते हैं, तो ये तो अभी आप इसको हटा दीजिए, परचेज रिक्विजेशन के थ्रू। तो ये आपका सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, खरीद प्रक्रिया में कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने से ये होता है एक लिखित समझौता हो जाता है कि इतनी 1 लाख रुपए का माल चाहिए, 1 तारीख से पहले चाहिए और 1000 क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये लिखित तौर पे हमें चाहिए। ठीक है, अनुबंध की शर्तों को लिखित तौर पे ये स्पष्ट इसमें किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह होता है। तो ये सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने का उद्देश्य जो है अनुबंध की शर्तों को लिखित रूप में स्पष्ट करना।
ताकि दोनों पक्षों मतलब जो खरीदार है और जो बेचने वाला है विक्रेता है, दोनों अपनी सभी शर्तों, कीमत, डिलीवरी, गुणवत्ता, भुगतान आदि स्पष्ट रूप से तय हो सके। ठीक है, तो यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद प्रक्रिया में किस दस्तावेज के द्वारा खरीदार विक्रेता से सामान की जानकारी लेता है? तो ये मैंने बताया ना, कोटेशन। भाई परचेज रिक्विजिशन बायर द्वारा भेजा गया सप्लायर को, अब ये कोटेशन भेजता है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करके भेजता है, तो कोटेशन के थ्रू हमें जानकारी मिलती है। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खरीद प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है आपका कि सबसे पहले आप ज़रूरतों का पता लगाएं, कितने माल एवं सेवाओं की आपको ज़रूरत है। जो गुड्स की ज़रूरत आपको नहीं, आप उसे मंगा के क्यों वेस्ट करेंगे? ठीक है, जो सर्विसेज आप नहीं बेचना चाह रहे हैं, नहीं बेचेंगे नियर फ्यूचर में, आप उसको क्यों उस सर्विसेज को खरीदने जा रहे हैं? ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, तो ज़रूरतों का हम पता लगाएंगे, ये महत्वपूर्ण स्टेप होता है। तो खरीद प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम ये होता है कि ज़रूरतों का पता लगाना, क्योंकि इस कदम में बिना पूरी प्रक्रिया के कोई आधार नहीं है। सही वस्तुओं सेवाओं को पहचान करने से आगे की प्रक्रिया, जैसे आपूर्तिकर्ता की चयन, भाई ज़रूरत का पता चला गया कि 1000 क्वांटिटी माल की ज़रूरत है, तब हम उसके बाद सप्लायर का चुनाव करेंगे, सप्लायर भाई किस सप्लायर से हमें लेना है। ठीक है, फिर परचेज ऑर्डर मतलब खरीद आदेश हम उसे देंगे, फिर हम उसे जब वो माल सप्लाई कर देगा तो पेमेंट कर देंगे। तो यही प्रोसेस होता है। किस दस्तावेज के द्वारा विक्रेता को भुगतान किया जाता है? किस दस्तावेज के द्वारा विक्रेता को भुगतान किया था? तो हम इनवॉइस, जो चालान वगैरह वो हमें बना के भेजेगा, उस चालान के आधार पे जितना बिलिंग अमाउंट उसकी रहेगी वो हम पेमेंट करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चालान वो दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से विक्रेता को हम भुगतान करते हैं, और इसमें विक्रेता द्वारा सप्लाई किए गए सामान, जितना भी विक्रेता ने, सेलर ने हमें माल सप्लाई किया है, उसकी क्वांटिटी, उसकी कीमत और भुगतान की शर्तें, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। भुगतान की शर्तें मतलब मुझे ऑनलाइन भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ या कैश ऑन डिलीवरी भी आपका है, तो दोनों सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए, खरीद प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ताओं से कीमत की जानकारी किस दस्तावेज में ली जाती है? तो किस दस्तावेज में ली जाती है? तो एक तरीके से यहाँ पे किस दस्तावेज में, टेंडर के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, टेंडर के थ्रू, टेंडर के थ्रू। परचेज ऑर्डर, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो आपका लिखित समझौता हो गया, कितना माल मुझे चाहिए, किस रेट में चाहिए, किस तारीख को चाहिए, और टेंडर के थ्रू हम क्या करते हैं, रेट लेते हैं। ठीक है, कि कितने रुपए में माल ये हमें सप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका होगा। परचेज ऑर्डर तो हमें एक ऑर्डर है, ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो हम पूरी तरीके से फिक्स हो गया, सब क्लियर हो गया, अब इतना माल मुझे चाहिए, मैंने दे दिया इनको, या 20 से माल समझ में आ रहा है, इनको हमने दे दिया, तो ये भी आपका नहीं है। परचेज रिक्विजिशन, ये हम फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं कि इतना माल मुझे चाहिए, आप मुझे रेट बताइए, लेकिन टेंडर के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू। तो टेंडर एक दस्तावेज होता है और जिसमें आपूर्तिकर्ता अपनी कीमतों और शर्तों की जानकारी प्रदान करता है, या दस्तावेज खरीदार को आपूर्तिकर्ताओं से मूल्य एवं सेवाओं की तुलना करने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद प्रक्रिया में सामान की डिलीवरी के बाद क्या किया जाता है? जब माल सप्लाई हो गया, आ गया हमारे पास, कंपनी में आ गया, तो उसके बाद क्या किया जाता है? फिर डिलीवरी की जांच की जाती है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसे खरीद प्रक्रिया की अंतिम स्वीकृति दी जाती है? मतलब हु गिव द फाइनल अप्रूवल फॉर द परचेज, माल खरीदना है या नहीं, कौन अंतिम रूप से स्वीकृति देगा? तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है। भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देगा, क्यों देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करता है कि आपकी बजट के अकॉर्डिंग, आपने जितना माल आप खरीद रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तब फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी असली मतलब स्वीकृति देता है, अंतिम अप्रूवल यही देता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब खरीद के लिए जो अंतिम स्वीकृति किसी भी विभाग का, जो वित्त विभाग होता है, रुपए पैसे का विभाग होता है, उसके द्वारा दिया जाता है, और ये विभाग पूरी तरीके से सुनिश्चित करता है कि बजट और वित्तीय अनुमतियों के अनुसार खरीदारी की जा रही है। निविदा प्रक्रिया में मतलब टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान किसे L1 कहा जाता है? L1 किसे कहा जाता है टेंडर प्रोसेस में? ठीक है, मतलब टेंडर प्रोसेस के ड्यूरिंग द टेंडर प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड L1। L1 क्या होता है? तो L1 मतलब होता है, L1 का मतलब होता है सबसे सस्ता प्रस्ताव। ठीक है, द लोवेस्ट बिड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। L1 का मतलब होता है जिसका प्रस्ताव मतलब प्रपोजल, जिसका रेट हमें अच्छा लगा, क्वांटिटी भी सही है, मतलब सही हमारे हिसाब से है, और क्वालिटी भी सही है, सबसे अच्छा जिसका प्रस्ताव होता है उसे हम L1 बोलते हैं। ठीक है, तो निविदा प्रक्रिया के दौरान L1 उस प्रस्ताव को कहा जाता है जो सबसे सस्ता होता है, और या उस आपूर्तिकर्ता का प्रस्ताव होता है जो मूल्य निर्धारण के मामले में सबसे कम है। चलिए, फिर यहाँ पे 25 क्वेश्चन है टोटल, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आपके आने वाले हैं। खरीद आदेश मतलब परचेज ऑर्डर पर किस जानकारी का उल्लेख नहीं होता है? तो परचेज ऑर्डर मतलब एक तरीके से हमने अप्रूवल कर लिया है और हमें अब बी से माल चाहिए, तो मैं उसको पूरी तरीके से ऑर्डर दे रहा हूँ, ये होता है परचेज ऑर्डर। लिखित दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट, आधिकारिक दस्तावेज होता है। तो इसमें हमें कितना माल चाहिए ये मेंशन होता है, सप्लायर का नेम भी मेंशन होता है, और डिटेल्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, भुगतान की शर्तें भी आपकी होती हैं। खरीद प्रक्रिया का विवरण नहीं होता है भाई, खरीद प्रक्रिया का विवरण पूरी तरीके से डिटेल में नहीं होती है। खरीद प्रक्रिया का कैसे कैसे माल खरीदना, ये हम उसमें क्यों बताने जाएं?
हमें जितना माल चाहिए किस सप्लायर से चाहिए, पेमेंट हम कैसा करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा हम करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो खरीद आदेश मतलब परचेज ऑर्डर पर सामान की मात्रा, विक्रेता के नाम, भुगतान की शर्तें जैसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होते हैं, विवरण होते हैं, लेकिन खरीद प्रक्रिया का विवरण का उल्लेख इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीद प्रक्रिया में किसे वेंडर इवैल्यूएशन कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड वेंडर इवैल्यूएशन इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस? ठीक है, तो वेंडर इवैल्यूएशन मतलब होता है क्या, इवैल्यूएशन मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन करना, और वेंडर मतलब क्या, सप्लायर, विक्रेता। तो विक्रेता की गुणवत्ता और सेवाओं की जांच करना ही आपका क्या होता है, वेंडर इवैल्यूएशन होता है। मतलब चेकिंग द क्वालिटी एंड सर्विस ऑफ सप्लायर, सप्लायर की मतलब गुड्स की क्वालिटी और उसकी सर्विसेज को चेक करना ही क्या होता है, वेंडर इवैल्यूएशन होता है आपका। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेंडर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि विक्रेता की गुणवत्ता, सेवा और प्रदर्शन की जांच करना, ताकि ये हम सुनिश्चित कर सके, सर्टिफाई कर सके कि उचित मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार ये पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जिस रेट में या जिस क्वालिटी का हमें माल चाहिए उस आधार पे ये भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद प्रक्रिया में डिलीवरी चालान का क्या कार्य होता है? खरीद प्रक्रिया में व्हाट इज द रोल ऑफ डिलीवरी चालान इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस? ठीक है, तो डिलीवरी चालान का मतलब क्या होता है? या विक्रेता को भुगतान की मंजूरी देता है, या सामान की डिलीवरी की पुष्टि करता है, या स्टॉक की स्थिति बताता है, या स्टॉक की मतलब सामान की गुणवत्ता जांचता है। तो क्या आंसर इसका होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है या सामान की डिलीवरी पुष्टि करता है। भाई आपको चालान मिल गया तो इसका मतलब जब आपके यहाँ गोदाम में माल आ गया, सप्लाई आ गया, तो आपको एक चालान मिलेगा, एक इनवॉइस बिल मिलेगा, और ये मतलब बताता है कि माल आपके यहाँ आ चुका है। तो ये सामान की डिलीवरी की पुष्टि करता है। ठीक है, तो डिलीवरी चालान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सामान की डिलीवरी की पुष्टि करता है। इसे विक्रेता द्वारा किसको दिया जाता है? खरीदार द्वारा दिया जाता है, मतलब सेलर द्वारा ये बायर को दिया जाता है जिसने माल खरीदा हुआ है। इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि सामान सही मात्रा में, सही स्थिति में सप्लाई कर दिया गया है। तो ये होता है आपका डिलीवरी चालान। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीद प्रक्रिया में कौन सा कदम भुगतान से पहले किया जाता है? पेमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं? पेमेंट करने से पहले हम उसको जांचते हैं, जो माल हमारे यहाँ आया है। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं एक तरीके से। तो डिलीवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स, हम माल की जांच करते हैं। ठीक है, जाहिर होता है चेक करेंगे ना कि 1000 यूनिट माल है कि नहीं है, 1 लाख का माल है कि नहीं है। जब चेक करेंगे तभी तो हम पेमेंट करेंगे। तो यही आपका सही है। विक्रेता से कॉन्टैक्ट, ये तो भाई माल खरीदने से पहले हम कॉन्टैक्ट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, पुनर्मूल्यांकन, भाई एक बार हम पहले चेक कर लेंगे फिर दोबारा हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। टेंडरिंग प्रोसेस ये भी पहले होता है, तो आपका यहाँ पे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, खरीद प्रक्रिया में भुगतान से पहले सामान की डिलीवरी और निरीक्षण करना होता है, और यह सुनिश्चित कराने के लिए सही सामान सही मात्रा में, गुणवत्ता में हमारे पास सप्लाई हुआ है कि नहीं, ये चेक करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट साइकिल किसे हम बोलते हैं? किसे प्रोक्योरमेंट साइकिल कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ द प्रोक्योरमेंट साइकिल? मतलब कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल द स्टेप ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, मतलब खरीद प्रक्रिया के सभी चरणों का जो एक पूरा चक्र होता है उसे हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल। तो मेरे हिसाब से सही है। खरीद प्रक्रिया का मतलब सबसे पहले हम ज़रूरतों को सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद सही सप्लायर का चुनाव करते हैं, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म तैयार करते हैं, रेट लेते हैं, और या तो अगर टेंडरिंग प्रोसेस है तो टेंडर वगैरह हम फॉलो करते हैं, टेंडर निकालते हैं, रेट लेते हैं सप्लायर से, फिर एक अच्छे सप्लायर का हम चुनाव करते हैं, फिर उसको हम परचेज ऑर्डर, भाई खरीद आदेश देते हैं कितना माल मुझे चाहिए। जब वो माल हमारे पास भिजवा देता है फिर हम यहाँ पे छठवां स्टेप जो होता है हम उसे पेमेंट करते हैं। तो यही जो पूरा एक स्टेप है माल खरीदने का, ठीक है, उसे ये बोलते हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल। ठीक है, खरीद प्रक्रिया के सभी चरणों का एक पूरा चक्र आपका प्रोक्योरमेंट साइकिल आपका होता है। तो खरीद प्रक्रिया के सभी चरणों का जो पूरा चक्र होता है ये आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आपका होता है, जिसमें सबसे पहले ज़रूरतों का पता लगाया जाता है, कितना माल हमें ज़रूरत है, फिर विक्रेता से कीमतों की जानकारी ली जाती है, फिर हम उसे परचेज ऑर्डर खरीद आदेश देते हैं, जब सामान डिलीवर हो जाता है फिर उसका हम निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं, अंत में हम उसको पेमेंट करते हैं, सप्लायर को या सेलर को हम पेमेंट करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। क्लियर? या परचेज रिक्विजिशन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो परचेज रिक्विजिशन फॉर्म जो होता है बायर द्वारा जारी किया जाता है, सप्लायर के पास भेजा जाता है माल की रेट लेने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? संगठन का संबंधित विभाग। एक हिसाब से ये आपका रहेगा, संगठन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब का डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट को माल की ज़रूरत है वो तैयार करता है कि इतनी क्वांटिटी का माल मुझे चाहिए और इसका रेट वगैरह क्या होगा। तो मतलब परचेज रिक्विजिशन एक ऐसा दस्तावेज होता है जो संगठन के विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें सामान्य सेवाओं की आवश्यकता है, और ये दस्तावेज जो संगठन के खरीद विभाग को भेजा जाता है ताकि खरीद प्रक्रिया क्या हो सके, शुरू हो सके। चलिए, REQ का फुल फॉर्म क्या होगा? REQ का फुल फॉर्म रिक्वायर्स फॉर कोटेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या रिक्वायर्स फॉर, ये देखिए फर्स्ट वाला तो नहीं है, सही है। रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नहीं, रिक्वायर्ड फॉर कोटेशन, रिक्वायर्ड फॉर कोटेशन यहाँ पे आपका या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो REQ का फुल फॉर्म क्या होगा? REQ का फुल फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन मंगाने के लिए जो रिक्वेस्ट किया जाएगा,
ठीक है। कोटेशन मतलब क्या, कोटेशन मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सभी सप्लायर क्या करते हैं, अपना अपना रेट बताते हैं कि 1000 क्वांटिटी का सामान हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, इतना रुपए हो सकता है, इतना बिल आ सकता है। तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें खरीदार विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से कीमत प्राप्त करने के लिए निविदा या कोटेशन मंगवाता है, ठीक है। सरकारी खरीद प्रक्रिया में जीएफआर का मतलब क्या होता है? जीएफआर का मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल्स होता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जनरल फाइनेंशियल रूल्स मतलब ये आपका एक ऐसा नियम है, रूल्स है, जिसमें सभी विभागों, सभी डिपार्टमेंट, मतलब सभी डिपार्टमेंट को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वित्तीय नियमों को फॉलो करना पड़ता है, आय और व्यय खर्चों को दिखाना पड़ता है, ठीक है। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए माल खरीदने को लेकर, भ्रष्टाचार की संभावनाएं ना हो सभी डिपार्टमेंट में। तो यही है जीएफआर, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल। ये नियम जो है सरकारी खरीद और वित्तीय कार्यों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। सभी विभाग को, सभी डिपार्टमेंट को जितना माल चाहिए, ठीक है, खरीद सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की संभावनाएं ना हो उसमें, ताकि सरकारी संस्थाएं जितने भी है वो खर्च और बजट प्रबंधी पारदर्शी और सही तरीके से किया जा सके। चलिए, सरकारी खरीद प्रक्रिया में न्यूनतम कितने विक्रेताओं से कोटेशन लेना आवश्यक होता है? हाउ मेनी वेंडर कोटेशन आर रिक्वायर्ड एट अ मिनिमम इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस? तो 3 सेलर से हमें कोटेशन हम मंगवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सरकारी खरीद प्रक्रिया में न्यूनतम 3 विक्रेताओं से कोटेशन लिया जा सकता है, ताकि खरीदी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा हो और सही मूल्य पर सामान और सेवाएं हमें मिले। भाई 3 जगह से हम कोटेशन मंगवा सकते हैं। माल की सूची हो गया, कितने रुपए में माल मुझे सप्लाई हो रहा है, किस रेट में मुझे मिल रहा है, ठीक है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका है, ठीक है। अधिकांश सरकारी खरीद प्रक्रिया में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 3 कोटेशन हम मंगाने की आवश्यकता होती है, ताकि सटीक संख्या विशिष्ट खरीद नियमों और किसी विशेष क्षेत्राधिकार में खरीद मूल्य के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। खरीद प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है आपका परचेजिंग प्रोसेस में? तो लास्ट स्टेप जो होता है वो भुगतान वाला ही होता है। भाई जाहिर सी बात है, आप माल मतलब पहला स्टेप क्या होता है, आप अपनी ज़रूरतों को देखेंगे। लास्ट स्टेप क्या होता है, आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट प्रोसेस आपका ये लास्ट स्टेप होता है परचेज प्रोसेस प्रोसीड्यूर्स में, ठीक है, खरीद प्रक्रिया में। तो खरीद प्रक्रिया का अंतिम चरण आपका भुगतान प्रक्रिया होती है। सभी सामान और सेवाएं सही तरीके से डिलीवर जब हो जाती है, आप उनका निरीक्षण कर लेते हैं, तो आप विक्रेता को पेमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीद प्रक्रिया में डिलीवरी चालान का उपयोग कब किया जाता है? डिलीवरी चालान का उपयोग माल की जब डिलीवरी हो जाती है तब उस समय आपको डिलीवरी चालान आपको मिलता है, जो सेलर द्वारा बायर को दिया जाता है। तो माल की डिलीवरी के समय ये आपको मिलता है, और उस समय आपको पता चलता है कि इतनी क्वांटिटी का माल सप्लाई किया गया है, इतना रुपये मुझे पे करना है, ठीक है। चलिए, केंद्रीकृत खरीद प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? केंद्रीकृत खरीद प्रक्रिया मतलब व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेज प्रोसेस? इसका मतलब होता है कि आपका मोर कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी, खरीद प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी मतलब भ्रष्टाचार ना हो, समझ में आया, और अनावश्यक फिजूल खर्चे ना हो। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या विक्रेता मूल्यांकन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? मतलब व्हाट आर फैक्टर्स आर द इम्पोर्टेंस फॉर वेंडर इवेल्युएशन? तो वेंडर, भाई सप्लायर का चुनाव हम कैसे करते हैं? कौन सा सप्लायर अच्छी क्वालिटी का माल दे रहा है, समय पे कौन हमें माल सप्लाई कर देगा, किसकी कीमतें हमारे बजट के अकॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम वेंडर इवैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे तो डी आंसर आपका सही है इन तीनों के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीद आदेश किसके द्वारा भेजा जाता है? तो भाई जिसको माल चाहिए वो खरीद आदेश तैयार करता है, परचेज ऑर्डर। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें तो वेंडर, कस्टमर, या स्टोर डिपार्टमेंट, या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर वेंडर आपका होना चाहिए, ठीक है। किसके पास भेजा जाता है ये लिखा है, किसे भेजा जाता है खरीद आदेश, किसे भेजा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो विक्रेता के पास भेजा जाता है परचेज ऑर्डर, जिससे हम माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो खरीद आदेश विक्रेता को भेजा जाता है। एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा, ठीक है, की जानकारी होती है, और विक्रेता से इन वस्तुओं को आपूर्ति करने मतलब सप्लाई करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टोर से माल की कमी होती है तो क्या किया जाता है? अब हमारे स्टोर में मतलब हमारे गोदाम में माल की कमी हो गई, तो जाहिर सी बात है हम दोबारा ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, रीपरचेज ऑफ स्टॉक, दोबारा माल को खरीद सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब स्टोर में माल की कमी हो जाती है तो हम पुनः माल खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या कार्य मुख्य रूप से खरीदी विभाग द्वारा किया जाता है? मतलब विच टास्क, कौन सा टास्क है इज प्राइमरली डन बाई द परचेजिंग डिपार्टमेंट? तो परचेजिंग डिपार्टमेंट द्वारा कौन सा टास्क किया जाता है? तो परचेजिंग डिपार्टमेंट जो माल खरीद रहा है, जिस विभाग को माल की ज़रूरत है, वो क्या करेगा? वो जाहिर सी बात है इशूइंग परचेज ऑर्डर, मतलब परचेज ऑर्डर खरीद आदेश वो जारी करेगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट जारी करेगा, आधिकारिक दस्तावेज कि उसे 1 लाख रुपए के माल की ज़रूरत है।
तो आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं, और छोटी सी क्लास थी, लगभग बेसिक सा जो आपका इंट्रोडक्शन है स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स का, उसका आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होंगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और उसी आधार पे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप सभी को क्लियर किया है, समझाने की कोशिश किया है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जब भी हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, और इस चैप्टर को लेकर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स है क्या। तो पहला चैप्टर था, इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया मोर देन 25 क्वेश्चन। कल की क्लास में हम इसके जो चैप्टर सेकंड है उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए वेट कीजिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड बाय।